हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इंडियन आर्मी ने किस पद और उसके ऊपर के सभी ऑफिसर्स की एक समान वर्दी लागू की है? 1 अगस्त से लागू हो रहा है। जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में देश का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिलने की खबर को आधारहीन यानी फर्जी बताया है? टेरिटोरियल आर्मी के किस रेजिमेंट की महिला अधिकारी अब एलओसी पर तैनात होंगी? आरबीआई का गोल्ड रिजर्व बढ़कर कितना हो गया है? आरबीआई ने हाल में कितना खरीदा है? कहां पर कितना गोल्ड रखा हुआ है और क्यों खरीद रहा है, ये सभी बात करेंगे। आईसीसी ने अप्रैल महीने का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ भी किसे चुना है? किस भारतीय औद्योगिक समूह ने म्यांमार पोर्ट का मालिकाना हक बेच दिया है? और भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए, और एक लाइक बटन तो बनता है इस करंट अफेयर्स वीडियो के लिए। तो पहला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी ने किस पद और उसके ऊपर के सभी ऑफिसर्स की एक समान वर्दी यानी कॉमन यूनिफॉर्म लागू की है? आंसर का इसका ब्रिगेडियर। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप मेरे बगल में। तो आर्मी कमांडर्स की मीटिंग हुई थी कुछ वक्त पहले, और उसी में ये फैसला हुआ वर्दी को लेकर कि कॉमन वर्दी लाई जाए। इससे पहले क्या होता था कि रेजिमेंट के आधार पर वर्दी तय होती थी, लेकिन अब क्या होगा, ये वर्दी होगी किसके लिए? ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के तमाम पदों के लिए। ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, सीडीएस और फील्ड मार्शल के। अभी फील्ड मार्शल इस वक्त वर्तमान में कोई जीवित नहीं है। ठीक है, तो अब ये बदलाव होने जा रहा है इंडियन आर्मी में। कब से लागू हो रहा है? 1 अगस्त से ये वर्दी लागू हो रहा है। तो वर्दी दो तरह की आप देख रहे होंगे। एक है कॉम्बैट के लिए, यानी जब आर्मी का मिशन चल रहा हो, अभियान चल रहा हो, कहीं एलओसी पर मान लीजिए कुछ कार्रवाई चल रही है, एलएसी पर कार्रवाई चल रही है, तो उस स्थिति के लिए ये कॉम्बैट वर्दी है। और ये है नॉर्मल वर्किंग के लिए, ऑफिशियल वर्क अगर है तो उस दौरान ये वर्दी होगी। ठीक है, तो मतलब अब क्या हुआ कि ब्रिगेडियर से ऊपर के जितने पद हैं, चाहे किसी भी रेजिमेंट के रहे हों, वो कोई भी कैडर हो, कभी भी अपॉइंटमेंट हुआ हो, तो सबकी वर्दी जो है अब एक ही तरह होगी। ठीक है, कर्नल से मतलब इसके नीचे, ब्रिगेडियर से नीचे का जो पद होता है, जैसे कर्नल और उसके नीचे, उसकी वर्दी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ठीक है, तो अब एक बार इस चीज़ को समझने के लिए देख लेते हैं कि आर्मी में ऑफिसर का रैंक क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे टॉप पे होते हैं फील्ड मार्शल, उसके नीचे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि अभी हैं अनिल चौहान। ठीक है, उसके नीचे जनरल यानी जो आर्मी चीफ होते हैं इस वक्त हैं मनोज पांडे, उसके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल, उसके नीचे मेजर जनरल, फिर ब्रिगेडियर, उसके नीचे कर्नल, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, और ऑफिसर में सबसे नीचे ऑफिसर कैडेट, जो कि एंट्री होती है जब ट्रेनिंग वगैरह होती है तो उसके लिए होगी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की, तो फिर सूबेदार, मेजर, और उसके नीचे नायब सूबेदार होता है। और उसके भी नीचे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक में हवलदार, लांस नायक, फिर नायक होता है। और सबसे निचले पायदान पर सिपाही होता है। ठीक है, तो ये जो होती है रैंकिंग होती है। और मैं बताऊं कि ब्रिगेडियर के नीचे के जितने रैंक हैं, ये सब, ये हो गया और ये, तो ये सब जो है ना वो रेजिमेंट के आधार पर होते हैं। इन सब की वर्दी अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग रेजिमेंट के हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, ये आर्मी ऑफिसर्स हैं और 3 तरह के रेजिमेंट, मतलब अलग अलग रेजिमेंट के ऑफिसर्स हैं, और सबकी वर्दी आप अलग अलग देख रहे हैं। किसी की जो कैप है वो कलर अलग है, कैप दूसरे ढंग का है, कलर अलग है। तो इस तरह के कुछ बैचेज भी अलग हैं। तो इस तरह के अलग अलग रेजिमेंट होता था, और ये टॉप तक जाता था। मतलब उदाहरण के तौर पर जैसे जो अपने पूर्व सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रावत साहब, जनरल रावत, तो उनके आप देखते होंगे कि ये इस तरह का कैप वो पहनते थे। लेकिन दूसरे ऑफिसर ये मैरून कलर का, ये इस तरह का कैप पहन रहे हैं, और ऑफिसर ये इस तरह का पहन रहे हैं। तो मतलब कि होता ये था कि जो जिस रेजिमेंट का रहा है, जिसकी नियुक्ति जिस रेजिमेंट से हुई थी, तो उसमें अब कर्नल तक तो उस रेजिमेंट के थे, लेकिन उसके बाद फिर रेजिमेंट व्यवस्था के से ऊपर उठ जाते हैं अधिकारी, क्योंकि ब्रिगेडियर और ये सब कई रेजिमेंटों के चीफ होते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ गया इसमें
कि इन सबको अब एक तरह की वर्दी दे दी जाएगी, ये तय किया गया है। क्या क्या बदलेगा इससे बदलेगा क्या क्या, तो जो सीनियर अधिकारी हैं उन सब की टोपी, कंधे का बैच, गोर गेट पैच हो गया, इसके अलावा बेल्ट, जूते, इस तरह की चीज़ें जो हैं एक समान होगी। पहले रेजिमेंट के आधार पर अलग अलग हुआ करता था। अच्छा, फ्लैग रैंक के अधिकारी जो है ना, मतलब अब रेजिमेंटल डोर भी नहीं पहनेंगे ये ब्रिगेडियर से ऊपर के जो भी अधिकारी हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ है लेकिन एक्चुअल में ये इस तरह से उठता है, ठीक है। सबसे टॉप फील्ड मार्शल होता है। क्यों लिया गया ये फैसला? जैसे मैंने बताया कि कर्नल तक ही व्यवस्था रहती है, मतलब रेजिमेंटल सेवा, उसके बाद फिर उससे ऊपर के अधिकारी हो जाते हैं, रेजिमेंट की सीमाओं से परे हो जाते हैं। तो सीनियर लीडरशिप के बीच में सैन्य मामलों में कोई पहचान और नज़रिए को लेकर एक खास दायरा न रहे, इसके लिए ये फैसला किया गया है। और प्रमोशन के दौरान भी कोई रेजिमेंट को लेकर कोई ऐसा ख्याल ना रहे कि किसी का प्रमोशन जो है प्रभावित हो रहा है या किसी का बहुत आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी ये फैसला लिया गया है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जिसकी काफ़ी चर्चा तमाम मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें थी, यूट्यूब पर छाई हुई थी खबर, उसके बारे में जीएसआई ने क्लेरिफिकेशन दिया है। तो क्वेश्चन क्या होगा? जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, तो उसने किस राज्य में देश का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिलने की खबर को आधारहीन बताया, बेसलेस? आंसर का इसका राजस्थान, ठीक है। न्यूज़ आप देख रहे हैं कि जीएसआई ने क्या कहा है। अब ये न्यूज़ ये तमाम अखबारों में अब प्रकाशित हुई है कि ये जो खबर थी पहले जो क्लेम किया गया था राजस्थान में सबसे ज़्यादा, वो बेसलेस है। न्यूज़ देख रहे हैं, बेसलेस से जीएसआई ऑन क्लेम ऑफ लिथियम फाइंड इन राजस्थान। ओके, तो इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले ये खबरें छपी थी, कुछ उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ कि मतलब जम्मू कश्मीर में जो लिथियम भंडार मिला था, जनवरी की बात है, तो उससे भी ज़्यादा भंडार यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा? 80% ऑफ इंडिया की डिमांड पूरी कर देगा। ये सब खबरें बेसलेस पाई गई हैं। ओके, अब ये खबर निकली कैसे थी? ये जो बेसलेस खबर है वो वही कि राजस्थान के जो खनन मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया था कि नागौर ज़िले में, राजस्थान का जो नागौर ज़िला है वहाँ पर लिथियम के भंडार मिले हैं जो कि देश का सबसे ज़्यादा है। और राजस्थान के खनन मंत्री हैं, उनका नाम है प्रमोद भाया। और इसी के बाद ये खबर छपी तमाम अखबारों में, फिर यूट्यूब पे आपने वीडियोज़ देखे होंगे। तो अब जीएसआई ने क्या क्लेरिफिकेशन दिया है? जीएसआई ने कहा है कि जो न्यूज़पेपर्स में राजस्थान में लिथियम के बड़े भंडार की पहचान की जाने की जो रिपोर्ट है वो बेसलेस है और भ्रामक है। जीएसआई के क्षेत्रीय मुख्यालय या केंद्रीय मुख्यालय के द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है। और जीएसआई ने कहा है कि सूचित किया जाता है कि जीएसआई 2019-20 से वहाँ नागौर जिले में कई सारे दुर्लभ धातुओं का अन्वेषण कर रही है, यानी खोज कर रही है, जैसे टंगस्टन, लिथियम और भी कई सारे जो खनिज हैं उनके। और उसके लिए ड्रिलिंग कार्य अभी चल रहा है, उसके लिए टेस्टिंग की जा रही है। हो सकता है यहाँ पर लिथियम मिल जाए, लेकिन अभी तक इसके लिए इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, जीएसआई ने कहा है। जीएसआई कह रहा है कि हम काम कर रहे हैं। मतलब ये निकलता है कि हो सकता है वहाँ पर लिथियम मिल जाए, हो सकता है नहीं भी मिले, मतलब अभी कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है जिसके बारे में ये कहा गया था कि लिथियम जो है बहुत ज़्यादा। तो एक सवाल अगर होगा कि अब तो राजस्थान ख़त्म हो गया मामला कि राजस्थान में वहाँ लिथियम पाया गया, सवाल ये होगा कि अगर कि भारत में सबसे बड़ा लिथियम का भंडार कहाँ पाया गया है, तो वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। राजस्थान वाली जो खबर है वो बेसलेस पाई गई है, ठीक है। अब लिथियम की बात करें, कुछ तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। लिथियम एक रासायनिक तत्व है और इसकी रासायनिक प्रतीक जो क्या है वो Li है। ओके, ये सबसे मतलब हल्की धातु के रूप में इसको माना जाता है और कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है ये। और इसका उपयोग मोबाइल का जो की बैटरी है, लैपटॉप की बैटरी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है और चार्जेबल जो बैटरी है उन सब के लिए किया जाता है। अभी तक इंडिया जो है ना वो लिथियम के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और
सबसे बड़ा दुनिया में लिथियम का जो सप्लायर है इस साल तक वो चीन और ऑस्ट्रेलिया है। अब सवाल ये भी होगा कि भारत जो है वो किन देशों से लिथियम आयात करता है। तो दुनिया में लिथियम आयात करने के मामले में भारत का चौथा स्थान है, फोर्थ। भारत लगभग 80% लिथियम आयन बैटरी चीन से मंगवाता है। भारत लिथियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए अलग अलग देशों में जैसे अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, वहाँ पर जो लिथियम के खदान हैं उसमें हिस्सेदारी खरीदने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात। और ये बात किसने कही आपकी बेसलेस है, तो जीएसआई ने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, उसकी स्थापना कब हुई थी 1851 में, 1891 में। ठीक है, 172 साल पहले। मुख्यालय कोलकाता में है और डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर एस राजू। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये जीएसआई, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है केंद्र सरकार के। और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के मिनिस्टर कौन है, मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा आरबीआई का गोल्ड रिजर्व, सोने का जो भंडार है वो बढ़कर मार्च 2023 तक कितना हो गया, जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक। आंसर होगा 794.64 मीट्रिक टन। ये है, इतना भंडार कर लिया है। आरबीआई ने बीते कुछ वर्षों में ताबड़तोड़ सोने की खरीद की है, तो मार्च 2023 तक अब ये इतना गोल्ड हो गया है। ये द हिंदू की न्यूज़ आप देख रहे हैं। आरबीआई ने इससे संबंधित जो रिपोर्ट है वो जारी की है और रिपोर्ट जो है ना वो ये है, हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अक्टूबर 22 टू मार्च 23। साल में 2 बार आरबीआई इसके बारे में जानकारी देता है, तो ये रिपोर्ट जो है ना वो जारी की गई है, हाफ ईयरली रिपोर्ट जारी की गई है और उसी के मुताबिक इंडिया यानी आरबीआई के पास इतना मीट्रिक टन गोल्ड रिजर्व है। और बात हो गई कि टोटल जो विदेशी मुद्रा भंडार है यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें कितना परसेंट गोल्ड है, तो वो है 7.81% अब हो गया है गोल्ड। आरबीआई ने कितना सोना खरीदा है, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी 2022-23 में अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 34.22 टन सोना खरीदा है और उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर में 65.11 टन सोना खरीदा। लगातार सोना आरबीआई खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है अभी बताते हैं उसके बारे में। और ये भी सवाल होगा कि आरबीआई ने इतना सारा सोना रखा हुआ कहाँ पर है, तो देखिए सबसे बड़ा जो भंडार है ना रखा हुआ वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में BIS, वहाँ पर 437.22 टन ये गोल्ड रखा हुआ है इन 2 जगहों पर। ठीक है, उसका किराया आरबीआई देता है। और आरबीआई के सेफ में यानी जो सेफ हाउस है जैसे मुंबई होगा और भी कई जगह हैं, वहाँ पर 301.1 टन गोल्ड रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर सवाल हुआ कि आरबीआई इतना ज़्यादा सोना खरीद क्यों रहा है। देखिए पहली बात कि सोना जो है ना गोल्ड वो सबसे सुरक्षित मुद्रा के रूप में माना जाता है, सबसे सुरक्षित, मतलब उसको आप कैश करा सकते हैं कभी भी और तमाम मुद्राओं की कीमत गिरती है लेकिन सोना जो है ना उसकी कीमत बढ़ती ही जाती है। और भविष्यवाणी ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में मंदी आने वाली है, रिसेशन आने वाला है और ख़ास तौर पे जो रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उसके बाद से दुनिया अस्थिर सी हो गई है आर्थिक तौर पर। उससे पहले कोरोना का इफ़ेक्ट आया, उसकी वजह से आर्थिक रूप से पूरी दुनिया बदहाल हुई। तो अब ये देखा जा रहा है कि जब अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही हुई है, कोरोना उसके बाद जब रूस यूक्रेन का जो मामला आया उसकी वजह से, तो ऐसे में तमाम देश जो है ना वो चाहते हैं कि अपने यहाँ गोल्ड रिज़र्व को रख लें। गोल्ड रिज़र्व जो है ना वो उसकी कीमत आमतौर पे डाउन नहीं होती। ठीक है, तो आने वाले वक्त में ये काम आए गोल्ड, तो उसी के लिए ये रिज़र्व रखा जा रहा है आरबीआई के द्वारा।
और आरबीआई नहीं, तमाम जो केंद्रीय बैंक है बहुत सारे, वो सब सोना खरीद रहे हैं। और महंगाई से निपटने के लिए भी एक तरीका माना जाता है कि गोल्ड को रिजर्व के रूप में रखना। होता यह है कि महंगाई जब बढ़ती है तो करेंसी की वैल्यू घटती है, जबकि सोने की बढ़ती है। तो ये जो अनिश्चितता होती है उसको ख़त्म करने के लिए और सिक्योर रखने के लिए गोल्ड रिजर्व रखा जाता है। और भी बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक हैं वो सब गोल्ड खरीद रहे हैं। जैसे चीन ने ऐतिहासिक रूप से मतलब सबसे बड़ा वो खरीदार रहा है, चीन का सेंट्रल बैंक। सिंगापुर भी खरीद रहा है, तुर्की ने भी बड़े पैमाने पर सोने खरीदे हैं। 2022 में, पिछले साल, दुनिया भर में के केंद्रीय बैंकों ने रिकॉर्ड 1136 टन गोल्ड खरीदा था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपने जाना और ये सब ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। मैं हर बार कहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन आए, हालांकि हमारे क्वेश्चन तो टकराते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इसके अंदर की जो बातें मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आरबीआई की भी बात कर लें। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। चले अब आगे बढ़ते हैं, एक नई खबर है। उससे पहले बता दूं कि तमाम जो भी मैंने बताया और आगे बताने वाला हूं उन सबका पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, और आप चाहें तो 1 ईयर का मेंबरशिप भी ले सकते हैं। उसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली पीडीएफ मिलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और साथ में मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। इतने तरह के टेस्ट सीरीज़ हैं तमाम एग्जामिनेशन के लिए। अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है सीजीएल का, यूपीपीएससी का, बीपीएससी का होगा आने वाले वक्त में, यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है एसएससी सीएचएसएल का, उसका भी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है मेंबरशिप का 1 ईयर का, 1 साल तक बहुत मामूली सी रकम में आपको ये फ़ायदा मिल पाएगा। हज़ारों स्टूडेंट इसका लाभ उठा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यूएसए यानी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कब जाएंगे? स्टेट विजिट की बात हो रही है यहाँ पर। आंसर होगा 22 जून 2023। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप। व्हाइट हाउस ने अनाउंस किया है पीएम मोदीज स्टेट विजिट टू वाशिंगटन डीसी इन जून। और इस दौरान क्या होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए 22 जून को ऑफिशियल डिनर होस्ट करेंगे। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के साथ मुलाकात कर चुके हैं, बैठक कर चुके हैं, लेकिन बाइडेन की सत्ता में आने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिका ऑफिशियल डिनर होस्ट करेगा व्हाइट हाउस में। ये तीसरा डिनर होगा जो बाइडेन के कार्यकाल में। ठीक है, इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के लिए दिसंबर 2022 में ऑफिशियल डिनर होस्ट किया था अमेरिकी राष्ट्रपति ने। ठीक है, तो तीसरे ऐसे राष्ट्राध्यक्ष होंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिनके लिए डिनर होस्ट किया जाएगा। तो इस मामले में व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया है। क्या कहा है? कहा यह है कि पीएम मोदी के इस दौरे से भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे। दोनों देश स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दुनिया के 2 महान लोकतंत्र एक नए युग की शुरुआत करेंगे। बखान किया गया है। ये कहा गया कि मोदी इस दौरे से हिंद महासागर में, यानी हिंद महासागर एक बार मैं दिखा दूं आपको, हिंद महासागर जो यहाँ दिख रहा है, ओके, हिंद महासागर में सिक्योरिटी के लिहाज से एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। इस मीटिंग के बाद ऐसा होगा। क्या मामला है? दरअसल हुआ यह है कि जो इधर चाइना है ना, ये प्रशांत महासागर में तो अपनी दादागिरी कर रहा है, हिंद महासागर के क्षेत्रों में भी कोशिश उसकी है कि वहाँ अपना दबदबा बनाए। और इस चक्कर में अभी आपने सुना होगा कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में उसमें बहुत एक कूटनीतिक बातचीत करवाई थी, और ये बातचीत हुई थी चाइना में। ओके, तो उसके बाद से अमेरिका सहित तमाम जो दूसरे देश हैं उन सब के कान खड़े हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पूरे इलाके में भारत की मदद से अमेरिका यह चाह रहा है कि यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो सब यहाँ इम्प्लीमेंट हो। रेल लाइन के लिए भी अभी हाल ही में जो एनएसए हैं अजित डोभाल वो गए थे, और यहाँ पूरे इलाके में इधर रेल लाइनों का विस्तार किया जाना है, और उसमें भारत की उपयोगिता बहुत बड़ी होने वाली है अमेरिका के लिए।
ठीक है। तो ये जो मीटिंग होगी उसमें टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इन सब से रिलेटेड भी बातचीत होगी। अमेरिका ये चाहता है कि एजुकेशन और क्लाइमेट चेंज जैसे जो इंपॉर्टेंट ग्लोबल इशू हैं उन पर भी दोनों देश मिलकर काम करें। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को भी बढ़ाया जाए और उसके लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है, ठीक है। और ये जो विजिट होगी तो उसी के दौरान उसके बाद जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस के मुख्यालय में विश्व योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने अप्रैल महीने का मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? आंसर होगा इसका फ़खर जमान। क्या नाम है? फ़खर जमान। फोटोग्राफ ये रहा, पाकिस्तान के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अप्रैल महीने का वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? आंसर होगा इसका नारुमोल चायवई। क्या नाम होगा? नारुमोल चायवई। कहाँ की है ये? थाईलैंड की है। और फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, थाईलैंड की बल्लेबाज हैं तो इनको चुना गया है, ठीक है। आईसीसी की भी बात कर लें, स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। अभी उसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। सीईओ हैं जियोफ एडार्लिस। मुख्यालय है दुबई, यूएई में। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय औद्योगिक समूह ने म्यांमार पोर्ट का मालिकाना हक बेच दिया है? आंसर होगा अडानी। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उसने मई में अभी हाल ही में जो म्यांमार पोर्ट था उसकी बिक्री कर दी $3 करोड़ में, यानी $30 मिलियन में पूरी कर दी। ओके, तो ये न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। और बहुत घाटे में बेच दिया। बिक्री की जो रकम है ना वो $12 करोड़ कम है जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ था, यानी $120 मिलियन कम है। मतलब ये हुआ कि अडानी समूह को $12 करोड़ यानी $120 मिलियन का नुकसान हुआ है इस मामले में। म्यांमार पोर्ट जो है ना वो उसको किसने खरीदा है? तो सोलर एनर्जी लिमिटेड ने खरीदा है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मीडिया को नहीं मिल पाई, इसलिए मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ। तो म्यांमार हमारा पड़ोसी है और इसी का म्यांमार पोर्ट है जिसके डेवलपमेंट का काम अडानी को मिला हुआ था। अब सवाल यह है कि अडानी ने क्यों बेच दिया? देखिए, म्यांमार में सैन्य शासन है और वहाँ की जो सत्ता थी उसको हटाकर और वहाँ का जो सेना प्रमुख है वो चीफ बना हुआ है उसका। तो इसकी वजह से अमेरिका सहित कई सारे यूरोपीय देश उन सब ने प्रतिबंध लगाया हुआ है और FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसके ब्लैक लिस्ट में भी शामिल है। तो इसकी वजह से म्यांमार पोर्ट को डेवलपमेंट करना और उसका संचालन करना अडानी के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम है। बहुत सारी चीज़ें वो खरीद नहीं सकता है उस जगह के लिए। ओके, तो ऐसे में अडानी ने इससे बाहर निकलने का फैसला किया है। अडानी समूह के चेयरमैन कौन है? गौतम अडानी। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी के किस रेजिमेंट की महिला अधिकारियों को LOC पर तैनात करने की मंजूरी दी है? आंसर है इसका इंजीनियर रेजिमेंट, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। तो उन्होंने ये मंजूरी दी है और इसी के साथ जो ना टेरिटोरियल आर्मी की जो महिलाएं हैं, जो महिला अधिकारी हैं, वो ऐसे जगह पर जाएंगे जो हमेशा जहाँ टकराव होता रहता है। तो LOC कहाँ पर है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ये जो देख रहे हैं यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ तक आता है, आप यहाँ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। इधर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और LAC भी है यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इस तरफ है, जो चीन के कब्जे में जो कुछ इलाका है, अक्साई चीन का इलाका, वो यहाँ वाला जो हिस्सा है ये है LAC, ठीक है। तो LOC पर तैनात करने का फैसला लिया है रक्षा मंत्री ने कि वहीं पर अब महिला अधिकारियों को, जो टेरिटोरियल आर्मी है उसकी महिला अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। टेरिटोरियल आर्मी है क्या? हिंदी में तो प्रादेशिक सेना कहते हैं। ये इंडियन आर्मी की एक इकाई है और इसमें वॉलंटियर के तौर पर यानी स्वयंसेवक के तौर पर साल के कुछ दिन सैनिक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर देश की रक्षा के लिए इन लोगों की सेवाएं ली जा सके। इसमें वेतन सिर्फ ट्रेनिंग और सर्विस के लिए बुलाए जाने पर ही मिलता है। और भारत में कब स्थापना हुई थी ये टेरिटोरियल आर्मी की? अक्टूबर 1941 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। आंसर का इसका 11 मई को, ठीक है। क्यों इस दिन? क्योंकि इसी दिन भारत ने 11 मई
1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था और उसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति। तो ये दिवस उसी की याद के लिए, उद्देश्य यही है कि भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर, इन सब की जो उपलब्धियां हैं उसको याद रखा जाए और इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाए। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिवस की स्थापना की थी। उन्होंने कहा था कि ये दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो परमाणु विस्फोट था वो भारत का दूसरा पोखरण परमाणु विस्फोट था। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 में कितने वीरता पुरस्कार यानी शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र प्रदान किए? आंसर इसका 37। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में ये सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र बल, पुलिस बल और राज्य केंद्र शासित प्रदेश के जो पुलिसकर्मी हैं उन सबको ये अवार्ड दिए हैं। ठीक है, तो 5 मरणोपरांत सहित 8 कीर्ति चक्र हैं और 5 मरणोपरांत सहित 29 शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। तो शौर्य चक्र की पूरी लिस्ट ये आप देख रहे हैं, अलग अलग नाम है, बहुत सारे नाम हैं। तो ये पूरी लिस्ट मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF है, फ्री है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये तो शौर्य चक्र की लिस्ट रही। और अब शौर्य चक्र, मरणोपरांत इन सबको मिला है। कीर्ति चक्र की बात करेंगे तो ये हैं, और कीर्ति चक्र, मरणोपरांत इन सबको मिला है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। ओके, और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को अगर पसंद आ रहा हो। लाइक बटन जोड़ दबाना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर करें। मेंबरशिप आपके लिए है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।